हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में कुछ लेक्चर हमने पिछली क्लास में भी कवर किए हैं। हमने पढ़ा था सॉलिड होते क्या हैं, सॉलिड के टाइप्स पढ़े थे दो प्रकार के, एक एमॉर्फस सॉलिड और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अलावा भी हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड के आधार पर। कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होगा वो कोवेलेंट सॉलिड कहलाता है, जिसमें वैन डर वाल्स बॉन्ड प्रेजेंट हो गया या मॉलिकुलर बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो मॉलिकुलर सॉलिड कहलाता है, और जिस सॉलिड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से एक और था उसी में मेटलिक बॉन्ड, जिसमें मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो मेटलिक सॉलिड कहलाता है। इसी तरीके से हमने पैकिंग इफिशियंसी के बारे में भी समझा है तीन प्रकार से, SC, VCC और FCC में। सबसे पहले हमने जो क्यूबिक सिस्टम है वो ब्रेवियस के अनुसार समझे थे 7 प्रकार के, और उसमें से जो फर्स्ट था क्यूबिक सिस्टम को हमने तीन तरीके से क्लासिफाइड किया था, एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और हमने उनकी पैकिंग इफिशियंसी समझी। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग इफिशियंसी निकली थी हमारी 52.3%, और इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड के लिए पैकिंग इफिशियंसी निकली थी 68%। इसी तरीके से फेस सेंटर्ड FCC के लिए निकला था 74%। ये हम पढ़ चुके हैं। हमने यूनिट सेल देखा, क्या होता है यूनिट सेल। जिस किसी ने भी पिछली क्लासेस ना देखी हो तो आप लोग पिछली क्लास देख लीजिए, तभी ये आपके लिए कुछ काम की रहेगी। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज क्यूबिक पैकिंग किस तरीके से होती है। जैसे कोई भी एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल आपने पढ़ा है, क्रिस्टल में कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिक्स्ड पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके से कई यूनिट सेल मिलकर, कई प्रकार की यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। तो किस तरीके से पैक्ड होते हैं वो पैकिंग हम समझेंगे आज। तो पैकिंग मेनली 3 टाइप से पढ़ी जाएगी। एक 1D, 2D एंड 3D। 1D मतलब 1 डायमेंशनल, और 2D मतलब 2 डायमेंशनल, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। इनके अनुसार हम पैकिंग को समझेंगे। तो हमारी जो आज की हेडिंग है, पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक। तो 3 टाइप से हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट है 1D, 1D पैकिंग या 1 डायमेंशनल पैकिंग। जैसे एक एटम है, कोई एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। कोई दूसरा है, इसी तरीके से कई एटम अरेंज होंगे 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन का मतलब है एक ही अक्ष पर, या तो X अक्ष होगी या Y अक्ष होगी या Z अक्ष होगी। किसी भी एक अक्ष पर जितने भी मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स अरेंज होते हैं, उसी प्रकार से उसका जो अरेंजमेंट है एक सिस्टम बन के तैयार होगा, उसे हम बोलते हैं 1D पैकिंग। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो सबसे सिंपल यही है इसमें 1D पैकिंग। इसके बाद हम 2D पैकिंग समझेंगे। देखिए क्या है 2D पैकिंग। 2D पैकिंग बेसिकली 2D पैकिंग 2 तरीके से पढ़ते हैं हम। एक स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर पैकिंग, दूसरी हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग 2 प्रकार से समझेंगे। तो हम यहाँ पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर लिख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक। 2 टाइप से पढ़ रहे हैं हम लोग पैकिंग को, जो 2D वाली है।
स्क्वायर प्लेनर में जैसे एक एटम है और कोई एक दूसरा है, तीसरा एटम है, ये अरेंज है बहुत सारे एटम। 2D है, मतलब इसमें 2 डायमेंशन होंगी, एक तो ये होगी और दूसरी ऐसे में होगी। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो एक डायमेंशन ये हो गई आपकी एक अक्ष, और ये दूसरी अक्ष हो गई, तो 2D कहलाएगा ये। बट इसमें दो नहीं थी, केवल एक ही रो में अरेंज है एटम या मॉलिक्यूल्स, जबकि इसमें 2 रोज में अरेंज है। आप ऐसे में भी अरेंज कर सकते हो, ऐसे में भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इस शब्द का मतलब क्या है, स्क्वायर का, बहुत अच्छे से आप समझते हो, ये स्क्वायर होता है। मतलब इसमें कोई ऐसी आपको संरचना बनती हुई दिखाई देगी जिसमें एक एटम के चारों ओर जो बहुत सारे एटम अरेंज हैं, जैसे ये कि एटम मान लिया हमने ए, देखो एक स्क्वायर शेप हमें मिली है। ए के साइड में, दोनों साइड में कुल मिलाकर 4 एटम प्रेजेंट हैं। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, जितने एटम या मॉलिक्यूल्स किसी एक पर्टिकुलर एटम को टच करते हैं वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे एक एटम है, इसको कितने मॉलिक्यूल्स टच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। इतना समझ में आया। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, क्लोज पैकिंग का मतलब होता है जो एटम होंगे वो एक दूसरे से घिरे होंगे, सरफेस पर नहीं होंगे, घिरे हुए हैं और स्क्वायर शेप में घिरे हुए हैं, इस वजह से इसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम समझेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें भी 2D होगा। तो जितने भी इसमें एटम प्रेजेंट होंगे वो 6 एटम से घिरे होंगे। ये थोड़ा सही बना दें। जैसे अगर हमने इस वाले एटम की बात की है, ये कोई एक एटम है, तो ये कितने से घिरा होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से घिरा होगा। हेक्सागोनल से बनाएगा, षटभुज के आकार की। जैसे इसका एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है, इसका भी सेंटर होगा, इस तरीके से एक शेप बनेगी, जिस वजह से इस पैकिंग का नाम पड़ता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इतना आपको समझ में आया है। 2 प्रकार से हमने समझा है, 1D क्लोज पैकिंग और 2D क्लोज पैकिंग। 2D में 2 पड़े हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इतनी बात आपको समझ में आई है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, 3D। 1D हो गया आपका, 2D हो गया। तो देखिए 3D क्लोज पैकिंग, इसमें भी कई टाइप से हम समझते हैं। जैसे हमने माना हमारे पास कोई एक ए एटम है, कोई बी एटम है, 2 प्रकार के एटम प्रेजेंट है किसी भी एक क्रिस्टल में। तो एक एटम इस तरीके से अरेंज होगा, जैसे ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से अरेंज करेंगे तो एक टाइप तो ये हो जाता है हमारा, जिसे हम HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नाम लिख लीजिए इसका, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर इसमें टाइप होते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो है क्या ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे कोई एक एटम ए है हमारा, और कोई फिर बी हो गया, फिर ए, फिर से बी,
फिर ए, फिर से बी, इस तरीके का अरेंजमेंट रहेगा। यहाँ पर भी कोई एक ए एटम है तो यहाँ बी रहेगा, अगर यहाँ ए है तो फिर यहाँ पर भी बी रहेगा, ए बी। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ए है तो यहाँ बी होगा, ए होगा, फिर बी होगा, ए, फिर बी, फिर ए। इस तरीके का अरेंजमेंट ए बी अरेंजमेंट कहलाता है। ए फिर बी, ए फिर बी, इस तरीके से अरेंज होंगे। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, जो एक एटम है 6 से घिरा होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 एटम से घिरा है। किसी को भी आप देखोगे वो 6 से घिरा होगा। इसको देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6। अगर इसको देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 से घिरा हुआ है। इस वजह से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 6, और इसी वजह से हम इसे हेक्सागोनल बोल रहे हैं, क्योंकि हेक्सा का मतलब है 6 से घिरा हुआ है और 6 भुजाओं के रूप में बटा होगा, ऐसा। इस तरीके की संरचना बनाता है, इस वजह से ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये 3D में। अब 3D का मतलब क्या है, ये आप कहोगी 2D में ही दिखाई दे रहा, एक तो ये डायरेक्शन हो गई, दूसरा ये डायरेक्शन हो गई। नहीं, कुछ एटम्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, ये बैक साइड में प्रेजेंट है। ऐसे ही इसमें भी कुछ बैक साइड में प्रेजेंट होंगे, इसमें भी कुछ बैक साइड में प्रेजेंट होंगे। ये बैक साइड में प्रेजेंट होकर वॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये नया शब्द आ गया आपके लिए, वॉइड है क्या, तो अब समझेंगे वॉइड। वॉइड दो तरीके से समझते हैं हम। देखिए इनके बीच में कुछ खाली जगह दिखाई दे रही होगी, कहीं पर भी देखो खाली जगह दिखाई दे रही होगी। ये एटम जब एक दूसरे के क्लोज में है तो उस टाइम पर कुछ एक स्पेस दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं वॉइड। अब वॉइड भी 2 टाइप से पढ़ी जाती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब समझिएगा क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे 3 एटम इस तरीके से अरेंज है और कोई चौथा एटम उसके ऊपर प्रेजेंट है, ये तो ये कौन सी दिखाई दे रही है आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 हैं इसमें, इस वजह से टेट्रा कहलाएगा। 1 2 3, और एक इसके बैक साइड में प्रेजेंट होगा। इनके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बात करें, एक एटम हो गया, कोई दूसरा है, ठीक, ये तीसरा एटम है, कोई एक चौथा एटम। 4 एटम सिंपली आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लेन में है इस वजह से साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। बट यहां एक बैक साइड में प्रेजेंट है और एक एटम फ्रंट साइड में प्रेजेंट है, तो टोटल कितने मिले हमें 6। जब 6 एटम प्रेजेंट होंगे तो वो जो शेप बनाते हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है, और इसके बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आ गई होगी। वॉइड बेसिकली है क्या, जब एटम या मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो अरेंजिंग के टाइम पर उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, वॉइड। वॉइड आपने 2 टाइप से समझा है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 4 एटम के बीच में जो स्पेस होगा उस वजह से उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल में 6 एटम के बीच में स्पेस रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक, अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए, ये हमने पढ़ा है कौन सा, ए बी टाइप का। ऐसे होता है ए बी सी टाइप का भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है, उसे देखिएगा। तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड की बात करें, ए बी सी टाइप हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग, जैसे एक एटम है ए, कोई दूसरा बी है, फिर से सी आ गया, फिर रिपीटिंग होगा, ए आएगा, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से ए बी, उसके बाद सी, यहाँ सी ए बी, सी ए बी, या सी बी ए, किसी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट करते चले जाओ, ए बी सी, ए बी, और इसके बाद यहाँ होगा वो सी। ठीक, ठीक, तो एक रफली डायग्राम बनाया है, इसमें समझने की कोशिश करना। जैसे कोई एक एटम है ये, फिर उसके बाद बी आया, फिर सी आया, फिर से ए, फिर बी, फिर सी, ए बी सी, इस तरीके से रिपीटिंग होगा उसका, और 1 से 6 अरेंज होंगे एक एटम से। इसमें कुछ गैप रह गया तो इस तरीके से आपको सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से पिछला वाला बनाया था ना, उसी में ऐसे कोई एक एटम ए है, इससे 6 क्लोजली पैक्ड होंगे ऐसे, ए बी सी, ए बी सी, 6 हैं अरेंज अल्टरनेटिव, इस वजह से इसे ए बी सी टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब हमें कुछ आगे के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। जैसे हमने 3 तरीके से पढ़ा था, एस सी, बी सी सी और एफ सी सी। ठीक है, इसमें जो z का वैल्यू होता है वो 1 होता है, इसमें z की वैल्यू कितनी होती है 2, और इसमें कितनी होती है, z की वैल्यू इसमें होगी 4। कैसे निकाला था ये आपको याद होना चाहिए। इसमें हमने निकाला था कि 1/8। कैसे पता 1/8? जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और टोटल कितने थे 8, तो टोटल निकल के आया था 1। इसके लिए क्या किया था, 1/8 इंटू 8 प्लस सेंटर पर बीसीसी में 1 होता है, इस वजह से टोटल 2 निकल के आया, और जबकि इसमें 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6 फेस होते हैं, इस वजह से 6 का मल्टीप्लाई किया, और 1/2 हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इस वजह से 1/2 लिया। यहाँ बनाया, यहाँ पर 3 आया, टोटल 4 आ गया। ठीक, इतनी बात हमने पिछली क्लास में की थी। इन्हीं के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल हमें करने हैं अब। ठीक, तो इतना आप कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल लिख रहे हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए, मैग्नेटाइट जो आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड है, इसका उपयोग रिकॉर्डिंग टैप में किया जाता है। मैग्नेटाइट एक अयस्क होता है आयरन का, चुंबकीय ऑक्साइड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑक्साइड के फॉर्म में, और जिसका उपयोग किया जाता है टैप रिकॉर्डर में या रिकॉर्डिंग टैप में, तथा आयरन परमाणु के साथ क्रिस्टलीकृत होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, तथा 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो, मेन आपका जो सवाल है वो यहीं से स्टार्ट होगा। ये सब ठीक है जो दिया है, लेकिन जो सवाल आपको सॉल्व करना है यहीं से देखोगे। 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड से आपको कुछ याद आया होगा, अभी बताया हमने, तथा 1/2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये बताओ, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? उसमें कितने होंगे? 4, जबकि ऑक्टाहेड्रल में कितने होते हैं? 6। तो जो हम सिंपल क्यूबिक पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक में जो एटम अरेंज होते हैं कॉर्नर पर 8 एटम होंगे। अगर किसी एक एटम का अरेंजमेंट देखेंगे तो 1/8 होगा। ठीक, अब वो आगे यूज होने वाला है। अब आप सवाल पढ़ लिए,
ठीक है। उस सवाल में पढ़ने के बाद आप यहाँ ध्यान दो, ऑक्साइड क्या प्रेजेंट है मैग्नेटाइट में, ऑक्साइड। तो हमें नहीं पता कितना है, हमने माना ऑक्साइड n उपस्थित है। ऑक्साइड की संख्या कितनी है, n, और n दोनों में प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में भी है और ऑक्टाहेड्रल में। अब मान लीजिए कि जो टेट्राहेड्रल में है 2n है, टेट्राहेड्रल वॉइड में 2n प्रेजेंट है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में n प्रेजेंट है। ठीक, अब हमें एक स्ट्रक्चर पता होता है यूनिट सेल का। देखो एफसीसी की यहाँ बात की जा रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में आपको पता है कि उसके फेस पर भी एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ। ठीक, इसके लिए जब हम z की वैल्यू निकालते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वैल्यू निकालते हैं, तो हम करते हैं 1/8। 1/8 क्यों किया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 एक एटम का। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ तो आपको दे रखा है कितना है 1/8, तो 1/8 कितने का है, n का, सॉरी 2n, टेट्राहेड्रल वॉइड में दिया है ना, तो 2n का। जबकि ऑक्टाहेड्रल में कितना है 1/2 और ऑक्टाहेड्रल में है कितने n। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसके साथ ऑक्साइड भी है। अब ये जो हमने लिखा है, अब यहाँ से कंपैरिजन करके लिख सकते हो। एक एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन है और टोटल कितने होते हैं 8 एटम। ठीक, प्लस जो इसमें एक एटम है फेस पर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है और है कितने 6। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी गई है, लेकिन ये आपको पता नहीं है। ठीक, ये डिफरेंस है। आपको यहाँ पता था कि 8 है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना टेट्राहेड्रल में 8 हो, 4 भी हो सकते हैं। तो हमें पता नहीं है, हमने क्या माना है 2n। अगर ऑक्साइड n है तो हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड में होंगे 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल में n होंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा n/4 और ये कितना आ जाएगा n/2। ठीक, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा कितना n + 2n/4। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। तो आपका हो गया 3n/4। ये ऑक्टाहेड्रल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, किसके, Fe के, ये निकल के आया Fe के एटम कितने प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब हमें ऑक्साइड पता है कितना है n, एक्चुअल वैल्यू नहीं है लेकिन जो हमने माना था वो है। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, यहां देख लो Fe और ऑक्सीजन दोनों का रेशियो पूछा गया है उसमें। अगर रेशियो निकल आया तो हम फॉर्मूला भी बता देंगे। तो रेशियो निकाल लो पहले। Fe के कितने एटम हैं 3n/4 और जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं n। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये 4 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो गया 3n/4n, n से n कैंसिल, यानी कि Fe आपको कितने एटम मिले 3, तो आप लिख सकते हो Fe3। O के कितने एटम मिले आपको 4, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार हुआ Fe3O4। इतनी बात आपको समझ में आई है। सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और नीट के लिए या जेई के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्साइड आपने n मान लिया, हमें नहीं पता है कितना उसमें ऑक्साइड प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड में 1/8 आपको वैल्यू दी गई है, 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन है। टेट्राहेड्रल वॉइड में हमने मान लिया 2n और ऑक्टाहेड्रल में कितना माना n। इसको आप
जब आयरन के एटम निकालोगे तो क्या करोगे, 1/8 और इनटू कितना माना हमने 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कराया प्लस 1/2 इसका कंट्रीब्यूशन दिया था हमने 1/2 किया, और एटम हमने कितने माने थे इसके n का मल्टीप्लाई कराया आपने, सॉल्व किया तो 3n/4 निकला, और हमने फिर एटम का रेशियो निकाला, कितना निकल के आया 3:4, यानी कि 3 आयरन प्रेजेंट है और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपका जो फॉर्मूला बना है Fe3O4, ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटाइट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी मिश्र ऑक्साइड, मिश्र धातु का ऑक्साइड होगा, सॉरी, मिश्र धातु का ऑक्साइड निर्माण आयनों से होता है, नहीं सही लिखा है, किसी मिश्रित ऑक्साइड का निर्माण आयनों से होता है, और इसमें 1/8 टेट्राहेड्रल वॉइड A+2, यानी कि इसमें जो आयन प्रेजेंट है वो आपको दिया गया है, कौन सा आयन हो सकता है हमें नहीं पता क्या है, इस वजह से हमने A+2 मान लिया है द्वारा, जबकि आधे यानी कि हाफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण किससे होता है, B+3 के द्वारा। जैसे ये कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक, कौन सा है आपको पता होगा, टेट्राहेड्रल, और ये वाला कौन सा बना दिया हमने, ऑक्टाहेड्रल। ठीक, तो जो टेट्राहेड्रल में है वो कौन प्रेजेंट है, A+2, आधे A+2 प्रेजेंट है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में कौन प्लस है, कौन प्रेजेंट है, B+3, ये प्रेजेंट है। इसमें दिया है ये एक लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे हैं, आधे, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड दोगुने होंगे उसके, यानी कि अगर हम इसे n मानेंगे तो इसे आप कितना मानोगे, 2n, इतनी बात ध्यान रख लेना। अब किसी मिश्रित ऑक्साइड का निर्माण आयनों से होता है, अब हमें ऑक्साइड नहीं है पता कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं, माना मिश्रण में यानी मिक्सचर में प्रेजेंट ऑक्साइड n है, ठीक है, n मान लो, n आप कोई संख्या भी मान सकते हो, हमने मान लिया n बराबर 80 है या 160 है या 40 है, जितना आपको सही लगे उतना आप मान सकते हो। हमने मान लिया n = 80, यानी कि जो हमारे पास एक मिश्रण है उसमें ऑक्सीजन के एटम कितने प्रेजेंट होंगे, 80 ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक, अब हम उसके बाद लिखते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जो A एटम प्रेजेंट है, A आयन प्रेजेंट है, वो कितना होगा, 2n। अब इसका अगर आप 2n करोगे कितना हो जाएगा, 160। ठीक, आप इसे n मान के चलोगे तो इसे 2n करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ। ठीक, और इसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि n होता है, B+3, इसमें कितने होंगे, 80। अगर n लिखेंगे तो n कितना है हमारे पास, 80। ठीक, जैसा पिछले सवाल में किया था जस्ट उसी की तरह है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। अब आप सॉल्व कीजिए सवाल को, अगर A+2 आयनों की बात की जाए तो A कितने हैं, 1/60, सॉरी 160 है, और किसमें है, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कंट्रीब्यूशन कितना दिया गया, 1/8, इसका 1/8 कीजिए, कितना आ जाएगा, 20। ठीक, ये हो गया आपका। अब आप कौन सा था, B+3, ये इसका देखिए कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, 1/2। ठीक, हमें पता है हाफ होता है, इसमें लिखा भी है, तो 1/2 होता है, 1/2 इंटू कितना है, 80, कितना आ जाएगा, सॉरी 40 आएगा, 40 आ गया। दो आपको मिल गए, ए का कंट्रीब्यूशन 1/8 था तो हमने सॉल्व किया, 20 आ गया, यानी कि ए आयन 20 प्रेजेंट होंगे, बी आयन
40 प्रेजेंट होंगे, और ऑक्साइड हमने पहले ही मान के रखा है कितने प्रेजेंट होंगे 80। अब हम रेशियो निकालेंगे A+2 रेशियो B+3 और ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये ऑक्साइड आयन होता है। ए की वैल्यू कितनी आई 20, लिख दो यहाँ पर। बी की वैल्यू कितनी आई 40, और O-2 की वैल्यू ऑक्साइड की वैल्यू थी 80 जो हमने मानी थी। सॉल्व कर लीजिए, 20 बन जाए 20, ये 2 बार जाएगा और ये 4, यानी आपके पास एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। और इस फार्मूला में जो A है वो 1 प्रेजेंट है, A, B कितने होंगे 2, B2, और O कितने होंगे 4। तो आपके पास एक फार्मूला मिला है AB2O4, ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन कौन सा है यहाँ पर C, क्यूबिक क्लोज पैक्ड होता है, यानी कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग संरचना बनाता है। कौन सा आयन है C है, तथा A 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में उपस्थित है, या स्थान घेरता है या उपस्थित है, दोनों एक ही बात है। तथा जो B है वो ऑक्टाहेड्रल में है। यहाँ सेम बात की गई है, जो A है वो भी 50% है और B है वो भी 50% है, तो 50-50% स्थान घेरते हैं। तो बताइए ठोस का अणुसूत्र क्या है। अब यहाँ सवाल जो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, C से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। C से ही एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम मान लेंगे C के एटम n है, हमें नहीं पता कितना है तो हमने n मान लिया, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स n हो गए। अब जो टेट्राहेड्रल के लिए हम मानते हैं, टेट्राहेड्रल के लिए कितना होता है 2n, ठीक है, पिछले ही हम पढ़ चुके हैं। टेट्राहेड्रल के लिए एटम इक्वल टू 2n, जबकि ऑक्टाहेड्रल के लिए एटम n है, ठीक। अब इस मानने का कॉन्सेप्ट होता क्या है, हमें पता नहीं है कितने एटम प्रेजेंट हैं जो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए n मान लिया। और टेट्राहेड्रल में कितने होंगे 2n, और ऑक्टाहेड्रल में n हो गए। अब वही कॉन्सेप्ट लगाओ, 50-50% है, तो जब सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल सॉल्व करेंगे फिर ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में कितने का मल्टीप्लाई कराते हैं हम, टेट्राहेड्रल में एटम की संख्या कितनी होगी, कितने हैं इसमें 2n, मल्टीप्लाई किसका कराओगे आप 1/2 का, ठीक। इसमें 1/2 का हमने मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया n, यानी कि टेट्राहेड्रल में जो एटम होंगे वो n प्रेजेंट होंगे, जबकि ऑक्टाहेड्रल में एटम कितने प्रेजेंट होंगे, n उसकी संख्या दी गई और कितने से मल्टीप्लाई कराते हैं 1/2 से, तो कितना हो जाएगा n/2। और आपको C के एटम पता ही है, C के एटम हैं कितने n, क्योंकि हमने जो वैल्यू मानना स्टार्ट किया था वो n से ही माना है। अब टेट्राहेड्रल में नहीं है पता कौन था, तो टेट्राहेड्रल में हम A मान सकते हैं, हम पता है उसमें बताया गया था ना A, और इसमें कौन सा था B। तो A और B और C इन तीनों में हम रेशियो निकालते हैं। A की वैल्यू कितनी आई n, B की वैल्यू कितनी आई n/2, C की वैल्यू हमने सबसे पहले मानी थी n। आप इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या होता है, जो नीचे है उसका आप मल्टीप्लाई करा दो, कितने हैं 2 है, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कराओ, तो n × 2 n/2 × 2 रेशियो n × 2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपका 2n रेशियो n/2n आ गया। जो आपका सॉल्व होके आया रेशियो कितना आ गया 2n रेशियो n/2n, यानी कि जो A प्रेजेंट है कितने होंगे 2 और C 1 होगा और B कितने होंगे, सॉरी B 1 होगा
और सी होंगे 2, क्योंकि ए बी सी की बात हो रही थी। ये ए है, बी है और ये सी है। ये आपके पास रेशियो आ गया। ठीक, एन यहाँ किसी काम का नहीं, आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास रेशियो मिला क्या, 2 1 और 2, 2 1 2। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कोरंडम में एचसीपी व्यवस्था में, जो कोरंडम है वो उसमें एचसीपी व्यवस्था है, ऑक्साइड आयन तथा एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है और 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड घेरता है। जो एल्यूमिनियम है वो कितना वॉइड घेरता है, 2/3। तो आपको बताना है कोरंडम का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अगर इसे, तो हम मान लेंगे कि जो ऑक्साइड आयन है O-2 आयन्स प्रेजेंट है N, हमें नहीं है पता कितना है तो हमने N मान लिया। और मान के चलो जो एल्यूमिनियम +3 आयन है अगर ऑक्टाहेड्रल में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ये भी कितने हो गए, N। तो अगर हम इसके लिए रेशियो निकालें तो N है, लेकिन इसमें बताया गया कितना पोर्शन इसका पार्टिसिपेट करता है, 2/3। तो N में आप कितना मल्टीप्लाई कराओगे, 2/3। तो आपके पास कितना आया, N 2N/3। ये एल्यूमिनियम का आ गया। तो अगर आप ये रेशियो निकालोगे तो एल्यूमिनियम +3 और ऑक्सीजन -2, एल्यूमिनियम का कितना है, 2N/3, ऑक्सीजन का कितना, N है। सबसे पहले N से N आपकी कैंसिल हुई तो ये 3 है, यहाँ चला जाएगा। तो आपका एल्यूमिनियम +3 और O-2 का रेशियो आपको मिलेगा। जब 3 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, या हमने बताया था कि दोनों में ही आप मल्टीप्लाई करा दो। अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया, 2:3, यानी कि जो Al है, Al की संख्या कितनी होगी, 2। तो आप लिख सकते हो Al2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हुई, 3। तो आपके पास जो कोरंडम का फॉर्मूला मिला है क्या है, Al2O3। इस तरीके से आपको ये वाले सवाल समझ में आए होंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी समझेंगे। इतना आप कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।